वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं जोसेफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक पीटर नाम के आदमी को देखते हैं जिसे गवर्नमेंट की ओर से मेडल मिलता है। मगर पीटर कुछ खास खुश नहीं होता क्योंकि वो मानता है कि इस मेडल पे मेरा नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड का हक होना था। इसके बाद हम देखते हैं पीटर के फ्रेंड जोसेफ को, जो बिल्कुल कबीर सिंह वाली जिंदगी जी रहा है। दाढ़ी बाल बढ़े हुए हैं, घर पे ढेर सारे शराब की बोतल्स और सिगरेट्स के पैकेट्स पड़े हुए हैं। वो सुबह जगते ही हाथ में शराब के ग्लास को पकड़कर टीवी पे न्यूज देखने बैठ जाता है और सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में ही उसे एक ओल्ड कपल के मर्डर के बारे में पता चलता है। एक घर में एक ओल्ड कपल मारा पाया गया। तभी एसपी कॉल करके बुलाते हैं जोसेफ को। एसपी कुछ पुलिस वाले के साथ पहले विक्टिम के घर पहुंचा हुआ था और सारे पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की जिद कर रहे होते हैं। अगर एसपी को तो बस जोसेफ का इंतजार होता है, जो कि कुछ वक्त पहले ही डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुका था। घर के आसपास बहुत सारे लोग और मीडिया की भीड़ होती है, इसीलिए एसपी जोसेफ के आते ही उससे कहता है कि देखो वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से निपटाओ ये सब। तो जोसेफ तो सबसे पहले इस घर को बाहर से अच्छे से निहारता है। हल्का पीछे साइड पे जाने पे उसको दीवार पे चप्पल या जूते के निशान दिखाई देते हैं, तो वो वहीं पे एक लकड़ी की सीढ़ी रखकर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर में अच्छी खासी बड़ी सी बालकनी होती है, इसमें दरवाजे भी लगे होते हैं। इसके बाद उसी सीढ़ी से जोसेफ उतरकर मेन गेट से घर के अंदर आ जाता है। वो लाश को देखता है। टीवी भी अभी तक ऑन ही थी, साथ ही टेबल पे खाने पीने की चीजें भी रखी होती। किचन में सॉस पैन जलकर राख हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गेस्ट घर पे आया था। विक्टिम के रिलेटिव्स से पूछताछ करने पे पता चलता है कि लाश को सबसे पहले विक्टिम के भतीजे ने देखा था। सुबह सुबह 5 बजे जब वो दूध पहुंचाने आया था, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो जोसेफ उससे पूछता है कल रात 8 से 10 बजे के बीच में आप में से किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी क्या? तो सबसे पहले भतीजा ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देता है कि कल रात तो मैं फिल्म देखने गया हुआ था, घर पे सिर्फ माँ थी। और जब उसकी माँ से पूछा जाता है तो वो कहती है मैं तो अपने टीवी पे सीरियल देख रही थी, इसी वजह से मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। के बाद जोसेफ बाकी रिलेटिव से भी पूछता है, उनका फोन नंबर और नाम एक पेपर में लिखवा देता है। इसके बाद जोसेफ के अंदर फिर से शराब पीने की चुल मच जाती है। वो शराब का इंतजाम तो बॉडी उठाने वाले जो अंकल आते हैं ना, उनसे करवा लेता है, पर उसके पास ग्लास नहीं होता पीने के लिए। तो विक्टिम के भतीजे से हेल्प मांगता है। वो लड़का भी कहता है हाँ मेरा घर थोड़ी दूर पे है, मैं लेके आ सकता हूँ। लेकिन जोसेफ कहता है मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। और फिर जाते जाते रास्ते में वो उससे कई सारे सवाल पूछता है, जिससे पता चलता है कि ओल्ड कपल का एक दामाद था जो हमेशा प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा करता था, मगर बूढ़ा बूढ़ी का कहना था कि मेरे मरने के बाद ही प्रॉपर्टी मिलेगी। अब यहाँ ग्लास मिलने के बाद जोसेफ उस लड़के से कहता है इसमें मिक्स करने के लिए पेप्सी वगैरह कुछ तो लेते आओ, ये लो पैसे। तो वो लड़का चला जाता है और यहाँ बाकी के पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस बेवड़े को बुला दिया सर ने, ये तो शराब पीने चला गया। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़के को वापस अपने घर पे आते हुए देखते हैं, जिसे जोसेफ अपने साथ लेकर उसके घर में जाता है, जहाँ पे बाकी सारे पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। जोसेफ कहता है कि सर ये रहा आपका कल्प्रिट, अरेस्ट कर लीजिए। दरअसल दोस्तों जोसेफ ने शराब पीने के लिए जो ग्लास मांगा था उसमें उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स आ चुके थे और वो फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे थे बालकनी के नीचे वाले बल्ब से, जो कि खोल कर रख दिया था किलर ने ताकि वहाँ पे अंधेरा हो जाए और कोई उसको देख ना पाए। साथ ही जोसेफ कहता है कि तुमने भले ही अपने घर के चाकू धुल दिया हो, मगर फॉरेंसिक टीम उसमें से प्रूफ निकाल ही लेगी। और मुझे कैलेंडर का फटा हुआ पन्ना मिला था विक्टिम के घर से, जो कि तुमने ही अपने घर के कैलेंडर से फाड़े थे। नाइफ को तो तुम उसी पन्ने में लपेट कर लेकर गए थे। विक्टिम के भतीजे को तो अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है, मगर एसपी सर जानना चाहते थे जोसेफ से कि तुम्हें कैसे पता चला यही किलर है। तो जोसेफ बताता है कि सर मैंने जब विक्टिम का घर देखा तभी समझ गया था कि ये काम किसी प्रोफेशनल का नहीं है, बल्कि ये किसी नौ सिखिए का काम है। इसने बल्ब तो सावधानी से निकाल लिया, मगर उसे तोड़ा फोड़ा नहीं बल्कि वहीं पे रख दिया। बालकनी पे चढ़ने में दिक्कत हुई होगी, इसलिए वहाँ पे फुटप्रिंट्स थे। बालकनी वाले डोर का लॉक थोड़ा सा डैमेज तो था, मगर वो टूटा नहीं था। ये भी यही दर्शाता है कि काम किसी अनप्रोफेशनल का ही है, जो कि डोर का लॉक तक नहीं तोड़ पाया, जिसकी वजह से वो आया मेन डोर के पास और डोर बेल बजाकर दरवाजा खुलवाया। दरवाजे के पास कोई जोर जबरदस्ती करने के निशान नहीं थे, जिससे ये साफ पता चल जाता है कि ये काम किसी जान पहचान वाले ने ही किया था। इसलिए ओल्ड कपल ने उसको नाश्ता सर्व किया, चाय भी बनाने के लिए गैस पे चढ़ाई, मगर उससे पहले काम तमाम हो गया। इसी वजह से ओल्ड मैन की लाश हमें सोफे के पास मिली, वहीं लेडी की लाश किचन के पास मिली। इनकी फैमिली में सारे लोग मिडिल एज के ही हैं। एक यही लड़का है जो यंग है और नजदीक में रहता है, साथ ही इतना फिट है कि वो बालकनी पे चढ़ और उतर भी सकता है। बाकी तो मिडिल एज लोग हैं। इसके अलावा जितनी भी देर वो हमारे सामने रहा, उसने अपने हैंड्स फोल्ड करके रखे हुए थे, जैसे कि वो कुछ छुपाना चाहता है। और कल के बारे में पूछने से उसने ये कह दिया था कि वो रात में फिल्म देखने के लिए गया हुआ था। भला जो लेट नाइट फिल्म देखकर आया हो वो सुबह के 5 बजे कैसे जाग सकता है? और अगर आपको यकीन न हो तो आप इसके फोन के लोकेशन को चेक कर सकते हैं। ये कल रात कहीं बाहर गया ही नहीं। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले आगे का मैटर देखेंगे। जोसेफ तो आराम से चला जाता है अपने रिटायर्ड फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे, जहाँ दिन भर वो दारूबाजी और मस्ती करता है। रात में जब वो घर आता है ना, तो उसे अपनी एक्स वाइफ की यादें आ जाती है।
फिर वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है जो कहती है डैड आपको आने से पहले नॉक करना चाहिए था, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। उस वक्त जोसेफ की बेटी कुछ तो लिख रही होती है, इस पे जोसेफ पूछता है क्यों, लव लेटर लिख रही हो क्या जो तुम्हें प्राइवेसी चाहिए? तो इस पे उसकी बेटी कहती है अगर आपने कभी लव लेटर दिया होता ना मॉम को, आपको छोड़कर नहीं गई होती वो। जोसेफ को बुरा लग जाता है कि कैसे कह रही है यार ये, और वो बिना कुछ कहे लिविंग रूम के सोफे पे सोने आ जाता है। अगली सुबह की बात है, उसकी नींद अपने जान पहचान के आदमी के दरवाजा खटखटाने से खुलती है। मतलब उसकी जान पहचान का कोई आता है घर पे, जो कि जोसेफ को बताता है कि स्टेला का मेजर एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। जोसेफ तुरंत ही उस आदमी की बाइक पर बैठकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे पीटर पहले से मौजूद था। वो बताता है कि ऑपरेशन के बाद स्टेला को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ये जानने के बाद आईसीयू के ग्लास के अंदर स्टेला को देखता है वो, और उसे पास्ट का एक फ्लैशबैक आता है कि जब स्टेला की डिलीवरी चल रही थी तो वो बहुत ही डरी हुई थी। उसने डॉक्टर से कहा था कि मेरे हस्बैंड को बुला दो यहाँ पे, और तब जोसेफ भी अपनी वाइफ स्टेला के साथ था दोस्तों। वो स्टेला का हाथ पकड़कर उसको हिम्मत दे रहा था। जब स्टेला एक बेबी गर्ल को जन्म देती है तो बड़े प्यार से अपनी वाइफ के माथे को चूम लेता है वो। इसके बाद वो अपनी गुड़िया रानी को गोद में उठाकर अपने पुलिस वाले 2 दोस्तों को दिखाने के लिए रूम से बाहर लेकर जाता है। कुछ दिनों के बाद जब स्टेला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो जोसेफ उसे बड़े प्यार से वापस अपने घर लेकर आता है, जहां घर को दोस्तों उसने पहले से ही डेकोरेट करके रखा हुआ था। हालांकि उसने अपनी वाइफ की केयर टेकिंग के लिए एक लेडी को रखा हुआ था, मगर वो खुद ही अपनी वाइफ की ज्यादा देखभाल करता था, जिससे स्टेला जल्द ही हील होने लग गई थी। और फिर सीन आता है प्रेजेंट में। आज भी स्टेला आईसीयू में है दोस्तों, मगर आज की हालत काफी बदली हुई है। जब नर्स इस बार आकर पूछती है कि पेशेंट का हस्बैंड कौन है, तो जोसेफ के बजाय पीटर अंदर आता है। वहीं जोसेफ अपने दोस्तों के साथ घर आ जाता है और मुंह लटका कर बैठा होता है। तब उसके दोस्त पूछते हैं अगर तुम स्टेला से इतना ही प्यार करते हो फिर अलग क्यों हो गए दोनों। स्टोरी जाती है दोस्तों पास्ट में, और हम देखते हैं एक शादी का सीन जहां वर्के अपनी फुल फैमिली के साथ आता है अपनी भतीजी की शादी में। यहाँ सभी लोग वर्के से पूछने लगते हैं तुम्हारी बेटी लीजा तो काफी बड़ी हो गई है, इसकी शादी कब कराओगे? जिसपे वर्के कहता है कि बस इसी साल कर दूंगा, लड़के तो मैं देख ही रहा हूँ। जिसपे लोग कहते हैं कि जल्दी शादी कर दूंगा, ये बोलने से काम नहीं चलेगा, अगर इसी तरह लड़के रिजेक्ट पे रिजेक्ट करते रहे तो बेटी की उम्र काफी हो जाएगी। इस शादी में दोस्तों जोसेफ भी मौजूद था। अब लोगों के सामने जोसेफ और लीजा ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे ये एक दूसरे को जानते ही नहीं, मगर जैसे अकेले में मिलते हैं ना इनका रोमांस शुरू हो जाता है। चर्च के फादर पर इनको पकड़ लेते हैं रंगे हाथों। तो जोसेफ उन्हें बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। फादर कहते हैं प्यार करते हो तो शादी करो। तो लीजा कहती है आप ही मेरे डैड से बात कीजिए ना, वो मेरी शादी के लिए दूसरे रिश्ते देख रहे हैं। तो फादर वर्के से बात करता है, तो वर्के जोर जोर से हंसने लगता है कि उस बेरोजगार से अपनी बेटी की शादी, हाँ कभी भी नहीं, मैं किसी नदी नाले में अपनी बेटी को मार के फेंक दूं उससे अच्छा तो। और जब फादर को समझ आता है ना कि वर्के तो नहीं मानने वाला, अब वो सिर्फ इतना ही कह देते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है ये उनके माँ बाप से बेहतर कौन ही जान सकता है। इसके बाद वो जोसेफ को बता देता है कि लड़की का बाप तो नहीं मानने वाला। और जब लीजा जोसेफ का उतरा हुआ मुंह देखती है तो परेशान पूछती क्या हो गया, क्या कहा फादर ने? तो जोसेफ उससे सच्चाई छुपा लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। इसके बाद दोस्तों पूरी शादी के दौरान जोसेफ और लीजा लुका छुपी रोमांस करते हैं। इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी बन चुका होता है। इसके बाद जोसेफ की पुलिस में लग जाती है जॉब, पर जब तक वो ट्रेनिंग करके लौटता तब तक में लीजा की कहीं और शादी हो चुकी थी, जिसके 2 साल के बाद जोसेफ की भी स्टेला से शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज। दोनों अच्छी खासी जिंदगी जी रहे होते हैं और इनकी बेटी भी हो चुकी थी लगभग 5 साल की। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, एक केस से रिलेटेड जोसेफ को जाना पड़ता है अपनी टीम के साथ एक विक्टिम के घर पे, जहां जाने पे उसे वहां मौजूद पहले से पुलिस वालों से ये पता चलता है कि पड़ोसियों के मुताबिक इस घर से बड़ी बदबू आ रही थी। लोगों का कहना था कि इस घर में एक कपल रेंट पे रहा करता था। लड़की तो काफी अच्छे घर की थी, मगर लड़का शराबी था। उसने शराब के चक्कर में अपनी सारी धन दौलत गवा दी और अब नौबत ये आ गई थी कि उसे भाड़े के घर में रहना पड़ रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसकी पत्नी ने पुलिस कंप्लेंट भी करी, मगर इलेक्शन ड्यूटी में बिजी होने की वजह से पुलिस ने इस घरेलू हिंसा के केस पे ध्यान नहीं दिया और आज वो लेडी अपने घर पे मरी पाई गई। जोसेफ इस लेडी की बॉडी को देखता है जो कि जमीन पे उल्टी पड़ी होती है। उसके मुंह पे रुमाल लपेटकर एविडेंस कलेक्ट करने पड़ जाते हैं, क्योंकि लाश पूरी सड़ चुकी थी, बहुत ही बदबू भी आ रही थी। पर जब दोस्तों जोसेफ की नजर पड़ती है इस कपल के दीवार पर टंगे मैरिज फोटो पे, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये लाश थी लीसा की, जिससे जोसेफ एक समय बहुत ही प्यार करता था। लीसा बहुत ही खूबसूरत थी और आज उसकी ऐसी सड़ी गली बॉडी देखकर उसको बहुत ही मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। जोसेफ को उसे वॉमिट हो जाती है। घर जाकर वो कुएं से बाल्टी बाल्टी पानी निकाल कर खुद में उछल देता है। दिला पूछती भी है क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो रखे हो, पर वो कुछ बताता नहीं। और यहीं से दोस्तों इनकी मैरिज लाइफ में
में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब भी स्टेला जोसेफ के करीब आने की कोशिश करती तो जोसेफ उससे दूर भाग जाता, क्योंकि अब जब भी स्टेला उसे टच करती थी तो जोसेफ को लगता था जैसे लीजा अपनी सड़ी गली बॉडी से मुझे छू रही है, और ऐसे लंबे वक्त तक चलता रहा। उसके बाद एक दिन स्टेला के सब्र का बांध टूट जाता है और वो पूछ बैठती है कि क्या आपका बाहर किसी के साथ अफेयर है? अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। तो जोसेफ बस इतना ही कहता है कि मेरी बेटी मुझे देकर जाना, जिससे स्टेला बिल्कुल टूट जाती है। वो कुछ दिन तो जोसेफ के बदलने का वेट करती है, पर फिर चुपचाप उसकी लाइफ और उसके घर दोनों से चली जाती है। फिर यहाँ से 2 साल के बाद वो कर लेती है पीटर से शादी और अपनी लव लाइफ मूव ऑन कर जाती है। इसके बाद सीन आता है प्रेजेंट में दोस्तों, जहाँ जोसेफ अपने दोस्तों को बताता है कि बस यार इसी तरह से स्टेला मुझसे दूर हो गई, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। पर उसके जाने के बाद मुझे बीच बीच में उसको देखने का मन करता था, और तब मैं किसी काम से शहर के बाहर जाने का बहाना करके अपनी बेटी को स्टेला के घर पे छोड़ दिया करता था, ताकि कम से कम इसी बहाने में उसका चेहरा तो देख पाऊं। फिर कई सालों के बाद मैंने सारी सच्चाई स्टेला को बता दी, और उसने ये बात पक्का पीटर को बता दी होगी, इसलिए पीटर हमारे मिलने जुलने पे कभी भी एतराज नहीं जताता। तभी दोस्तों आ जाती पीटर की कॉल, जो कि फौरन जोसेफ को हॉस्पिटल बुलाता है, जहाँ वो फिर बताता है डॉक्टर का कहना है कि स्टेला को और वेंटिलेटर पे रखने का कोई फायदा नहीं है, वो अब जिंदा लाश है। तो डॉक्टर ने ये भी कहा कि क्या आप उसके ऑर्गन्स डोनेट करना चाहेंगे, और मैं ये फैसला अकेले नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। स्टेला की इस कंडीशन की बात को सुनकर जोसेफ वहीं पे बैठ जाता है, और उसे अपना वो वक्त याद आता है जब स्टेला ने पीटर से शादी भी कर ली थी, और इस बात को 10 से 20 साल भी हो चुके थे। तो तब एक बार इनकी बेटी की काफी तबीयत खराब हो गई थी और उसे 40 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा गया था। दरअसल इनकी बेटी जैनी के गिरने से उसके सर पे काफी जोर की चोट आ गई थी। सर्जरी करने के बाद वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि जैनी ब्रेन डेड हो चुकी थी। ये सुनते ही दोस्तों उस समय जोसेफ और स्टेला रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया था दोनों का, जिसके बाद डॉक्टर ने यही कहा था कि मुझे पता है अभी आप लोग काफी गम में हैं, लेकिन अगर आप अपनी बेटी का ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं तो वो दूसरों को जीवन दान दे सकेगी। जिसके बाद स्टेला ने रोते रोते ये कह दिया था कि डॉक्टर आपको जो सही लगता है कीजिए। और फिलहाल दोस्तों जोसेफ स्टेला को देखता है मुर्दा। सारे लोग उसे उसके फ्यूनरल पे लेके जाते हैं ऑर्गन्स निकालने के बाद। यानी दोस्तों उस दिन ट्रिप से घर आने के बाद जो जोसेफ ने देखा था कि मेरी बेटी अपने रूम में कुछ लिख रही है, वो उसका भ्रम था, क्योंकि उसकी बेटी तो कब की मर चुकी थी। पहले जोसेफ ने लीजा को गवाया, फिर अपनी बेटी जैनी को, और अब स्टेला को। और फ्यूनरल के वक्त फादर सारी प्रेयर करने के बाद स्टेला के सगे संबंधियों से कहते हैं कि देखो जिसे भी इनको आखिरी किस देना है वो आप दे सकते हैं फोरहेड पे। तो आखिर में पीटर जोसेफ को भी ये हक देता है, और वो रोते हुए स्टेला के माथे को चूमता है, और हाथ ही नहीं हटा रहा होता है। तो तब लोगों को उसे हटाना पड़ जाता है। फिर स्टेला को दफनाया जाता है। सारे लोग चले जाते हैं मगर जोसेफ वहीं पे रह जाता है। इसके बाद वो जाता है उस जगह पे जहाँ पे स्टेला का एक्सीडेंट हुआ था। वो जगह काफी सुनसान होती, पास में सिर्फ एक चाय की दुकान होती है, और उस टपरी के थोड़े आगे ही एक्सीडेंट हुआ था स्टेला का। स्टेला हर दिन सुबह चर्च जाया करती थी अपनी स्कूटी से, और इसी दौरान एक जीप वाले ने उसको ठोक दिया था। इसीलिए दोस्तों जोसेफ जाते हैं पुलिस स्टेशन जहाँ पे स्टेला की स्कूटी रखी होती है। स्कूटी कुछ खास डैमेज नहीं होती, इसीलिए एक्सीडेंट वाले दिन जिस ऑफिसर ने घटना स्थल की जांच करके रिपोर्ट बनाई थी, जोसेफ सबसे पहले उससे वो रिपोर्ट ले लेता है और सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ता है कि बॉडी किस जगह पे किस हालात में पाई गई थी, उसे सबसे पहले किसने देखा, वगैरह वगैरह। जिसके बाद वो वापस से एक्सीडेंट स्पॉट पे जाता है। वहाँ ना चाय की टपरी वाले से भी वो पूछता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो वो बताता है कि मैं डेली की तरह अपनी टपरी पे था, तभी एक लेडी स्कूटी से आ गई और उनके पीछे एक जीप गई। जीप में 2 लोग बैठे हुए थे। मेरी दुकान पार करते ही जीप ने स्कूटी को टक्कर मार दी और वो लोग फिर भाग गए। मैडम यहीं पे पड़ी रह गई। मैं भाग कर गया उनकी मदद करने के लिए, पर तभी ऊपर वाले के करम से एक कार पीछे से दोबारा आई, जिसमें बहुत ही अच्छे कपल थे। मैंने उनसे मदद मांगी और फिर उन्होंने मेरी हेल्प की मैडम को हॉस्पिटल पहुंचाने में। ये जानने के बाद दोस्तों जोसेफ चाय वाले से पूछता है क्या जीप वाले ने एक्सीडेंट होने के बाद पीछे पलट कर देखा था। चाय वाला बताता है कि ड्राइवर ने तो नहीं देखा था, मगर उसके बगल में जो आदमी बैठा था उसने पलटकर जरूर देखा था। जिसके बाद जोसेफ पूछता है अच्छा ये बताओ जिस कपल ने तुम्हारी मदद करी क्या तुम उनको पहचानते हो। चाय वाला कहता नहीं साहब, वो लोग यहाँ के नहीं लग रहे थे, उन्होंने काफी अच्छे से कपड़े पहन के रखे हुए थे, किसी मतलब अच्छे घर के लग रहे थे वो। जोसेफ फिर जीप का नंबर पूछता है और अपने दोस्त से कहता है कि जरा पता लगाओ ये जीप किसकी है भी या फेक है। तो वो पता करके कहता है कि हाँ, पर तुम्हें कैसे पता, ये तो किसी लॉरी का नंबर है। फिर जीप में क्या कर रहा था। तो जोसेफ कहता है कि स्टेला का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। अब ये सुनकर जोसेफ का दोस्त हैरान कि आखिर इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि मर्डर हुआ है। वहीं दोस्तों जोसेफ लगाता है फोन डिपार्टमेंट के IT वालों को और उनसे कहता है हमें मोबाइल डंपिंग करवानी है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि अगर किसी ने स्टेला को जान से मारने की कोशिश की होती तो वो बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करते, ना कि किसी जीप का। और अगर ये महज एक एक्सीडेंट होता तो ड्राइवर भी पलट कर जरूर
देखता कि विक्टिम की हालत कैसी है, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। इसका मतलब साफ था कि उसने जानबूझकर टक्कर मारी, मगर बस इतनी जोर से मारी कि वो गिर जाए और उसे चोट लगे, जिससे कोई आसपास का उसको देख ले और एक्सीडेंट का केस दर्ज हो जाए पुलिस स्टेशन में। और जो कार से कपल आया था वो भी उनसे मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने स्टेला को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद तो करी, मगर अपना फोन नंबर, एड्रेस कुछ लिखवाने से मना कर दिया। और न ही विक्टिम के परिवार वालों के आने का इंतजार किया उन्होंने, यानी वो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा कर रहे थे। इसके बाद जोसेफ जाता है पीटर के घर पे। वहाँ वो स्टेला का रूम और कबर्ड चेक करता है। स्टेला के पर्स में उसको कुछ मेडिसिन मिलती है, और जब वो इस बारे में पीटर से पूछता है तो पीटर बताता है कि जेनी की मौत के बाद से तो स्टेला बड़ी डिप्रेस्ड ही रहती थी। एक दिन उसका ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया था तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया। बस वही बीपी कंट्रोल करने वाली दवाइयां हैं ये। दोस्तों, जोसेफ चाय वाले से उस दिन का स्केच बनवाता है जो कि उस दिन कार से स्टेला को हॉस्पिटल लेकर गया था, मतलब जो कपल। इसके बाद दोस्तों जोसेफ चाय वाले से उस आदमी का स्केच बनवाता है जो कि उस दिन कार से स्टेला को हॉस्पिटल लेकर गया था, पर स्केच से भी उस आदमी को कोई पहचान नहीं पाता। पुलिस डिपार्टमेंट का IT वाला लड़का मोबाइल डंपिंग करता है एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे, यानी वो पहले तो चेक करता है कि यहाँ पे किस किस कंपनी के मोबाइल नेटवर्क आ रही है, तो वहाँ पे सिर्फ BSNL वालों का ही नेटवर्क आता है। और चाय वाले ने बताया था कि उस दिन उस कपल ने स्टेला को अपनी कार में पहले चढ़ाया, उसके बाद किसी को कॉल किया था, तो एग्जैक्ट डेट और टाइम बताकर IT वाले BSNL कंपनी से ये डेटा निकलवा लेते हैं कि उस दिन किस सिम कार्ड नंबर से फोन गया था और उस नंबर को यूज करने के लिए कौन कौन से फोन इस्तेमाल हुए थे, उस फोन का नंबर क्या था। वहीं चाय वाले को ढेर सारे कार के लोगों की फोटो मोबाइल में दिखाए जाते हैं, कार के मॉडल्स दिखाए जाते हैं, और उसे पहचानने को कहा जाता है कि जिस कार वाले ने हेल्प की थी उनके पास कौन सी कार थी, तो जिससे इनको पता चल जाता है कि उनके पास दोस्तों फोर्ड कंपनी की कार थी। अगर किसी कार का यूज क्रिमिनल एक्टिविटी में हो या किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कोई अपनी पर्सनल कार तो यूज करेगा नहीं, इसमें फंसने का डर रहेगा। इसलिए जोसेफ जाता है डंप यार्ड में, जहाँ पे ढेर सारी कार जिनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है उन्हें डंप करने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पे जोसेफ पता करने की कोशिश करता है कि क्या फोर्ड के इस पर्टिकुलर मॉडल की कोई डंपिंग करवाने के लिए आया था क्या। इसके बाद जोसेफ निकलवाता है उन लोगों की लिस्ट जिन्हें स्टेला के ऑर्गन्स दिए गए हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि स्टेला के ऑर्गन्स तो 4 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से 3 तो बहुत ही गरीब हैं, वहीं एक रिटायर्ड KSRTC स्टाफ थी। जोसेफ एक एक करके उन सारे पेशेंट से मिलने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि ये लोग तो मासूम हैं, इनका किसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग में कोई हाथ नहीं हो सकता। इसके बाद जोसेफ उन लोगों से भी मिलता है जिन्हें जोसेफ की बेटी जेनी के ऑर्गन्स डोनेट किए गए थे उस समय। इन्हीं सब चक्करों में दोस्तों स्टेला की मौत के 40 दिन बीत जाते हैं और इस मौके पर उसकी कब्र पर एक प्रेयर सेरेमनी रखी जाती है। और इसी दिन रेणुका नाम की वो लड़की मर जाती है जिससे जेनी का हार्ट डोनेट किया गया था। और ये खबर मिलने के बाद भी जोसेफ रेणुका की लाश देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो जाता है अपने घर और ब्लेड से अपने हाथ की नस काट लेता है। तो जब उसके दोस्त उसके घर पे आते हैं तो देखते हैं कि जोसेफ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। वो तुरंत ही जोसेफ को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और फिर चर्च के फादर को भी बुला लेते हैं, जो कि इलाज होने के बाद जोसेफ को काफी समझाते हैं कि इस तरह का काम शैतान के बहकावे में आकर ही किया है तुमने, तुम्हें डेली चर्च आना चाहिए ताकि गॉड तुम्हें सही रास्ता दिखाए। हॉस्पिटल से 1-2 दिन में डिस्चार्ज होने के बाद दोस्तों जोसेफ सच में डेली सुबह चर्च जाना शुरू कर देता है अपने स्कूटर से, क्योंकि वो चर्च शहर से थोड़ी दूर था। कुछ दिनों के बाद IT वाला बंदा जोसेफ को कॉल करके बताता है कि सर उस मोबाइल में न्यू सिम कार्ड इंसर्ट किया गया है और उसमें उसे कॉल भी रिसीव हुए हैं। फिलहाल तो फोन स्विच ऑफ है, पर जैसे ही ऑन होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। साथ ही दोस्तों जोसेफ को वो कार मिल जाती है डंप यार्ड में जिससे स्टेला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। केमिकल्स वगैरह डालने पर वो जगह ब्लू पड़ जाती है जहाँ जहाँ पे ब्लड लगा था। फिर जोसेफ अपने फ्रेंड्स को बताता है कि स्टेला के साथ जो हुआ वैसा एक बार फिर से होने वाला है। IT वाले ने उस लेडी का डिटेल्स निकाल लिया है जिसने स्टेला को कार से हॉस्पिटल पहुंचाया था। फोन के IMEI नंबर से पता चलता है कि हर कुछ महीनों में उस फोन में न्यू सिम कार्ड यूज किया जाता है और जब भी वो लेडी उस फोन को यूज करती है उसके 48 घंटे में एक एक्सीडेंट होता है और वो लोग हर बार सेकंड हैंड कार का यूज करते हैं विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। जैसे ही वो उस कार को लेते हैं तो उसे डंप यार्ड में क्रश करवा देते हैं, वो भी पुराने ओनर की रिटर्न रिक्वेस्ट से। स्टेला वाले केस में जिस कार को खरीदा गया था उसके पुराने ओनर से मैंने बात की। उनका कहना है कि मैंने अपनी कार को बेचने के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाली थी, उसी को देखकर एक पर्सन ने उन्हें कांटेक्ट किया था और उस आदमी का जो एड्रेस है वो है रिवरडेल अपार्टमेंट। तो मैंने अपने एक आदमी को भेजा है वहाँ पे उस स्केच के साथ जो कि चाय वाले ने बनवाया था, और मैंने जिस आदमी को भेजा है ना उसके अपार्टमेंट के गार्ड से थोड़ी जान पहचान है। तभी दोस्तों वो आदमी कॉल करके जोसेफ को वहाँ बुला लेता है और बताता है कि गार्ड का कहना है कि हाँ ये स्केच वाला आदमी इसी अपार्टमेंट में रहता है और 2 दिन पहले उसने एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी है। जोसेफ फिर अपने दोस्तों को नजर रखने को कह देता है। इसके बाद वो IT वाले बंदे को कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैंड रिटन नोट्स देकर कहता है किसी भी हाल में इसे कल एडवोकेट श्रीनिवास को दे देना। उसी रात जोसेफ कुछ आदमियों की मदद से उस ओल्ड एम्बेसडर
एम्बेसडर कार में हिडन कैमरास फिक्स कर देता है। अब अगली सुबह की बात है दोस्तों, जोसेफ नींद से जागता है, अच्छे से तैयार होता है, अपने मूंछों को ताव देकर निकल जाता है अपनी स्कूटर से चर्च के लिए। पर जैसे वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे स्टेला का एक्सीडेंट हुआ था, वैसे ही उसको अपने पीछे से जीप आती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत समझ जाता है क्या होने वाला है और कुछ ही देर में वो जीप जोसेफ के स्कूटर को मार देती है टक्कर, जिससे वो वहीं पे गिर जाता है। उसे थोड़ी बहुत चोट आती है। तभी वहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं और फिर आती है वही ब्लैक एम्बेसडर कार और वो कपल सामने से हेल्प ऑफर करते हैं, अपनी गाड़ी में डालकर लेकर जाते हैं जोसेफ को हॉस्पिटल। इसके बाद दोस्तों सीन हाई कोर्ट में होता है शिफ्ट, जहां एडवोकेट श्रीनिवास जज के सामने सारे प्रूफ्स पेश कर देते हैं कि जोसेफ ने ये सब इकट्ठा किया था, जिससे सिटी हॉस्पिटल का पर्दाफाश हो जाता है, जो कि लोगों का जबरदस्ती एक्सीडेंट करवाकर उनके ऑर्गन्स को बेचने का काम करती थी। दरअसल आईटी वाले बंदे ने सिटी हॉस्पिटल का डेटा हैक कर लिया था जोसेफ के कहने पे, जिससे उसे पता चल गया था कि जब भी इस तरह का रोड एक्सीडेंट वाला मामला उस हॉस्पिटल में गया है तो ज्यादातर केस में वो पेशेंट सर पे गहरी चोट लगने की वजह से ब्रेन डेड का शिकार हुआ है। स्टेला के केस में तो चाय वाले के हिसाब से उसे सिर्फ हल्की सी चोट आई थी सर पर और वो पूरी तरह से बेहोश भी नहीं हुई थी, फिर उसका ब्रेन डेड कैसे हो सकता है? यानी एक बात साफ है कि ब्रेन को जानबूझ के डैमेज किया जा रहा था, लेकिन इससे हॉस्पिटल वालों को क्या ही फायदा होगा, क्योंकि वो तो सारे ऑर्गन्स गरीब लोगों को डोनेट कर दे रहे थे गवर्नमेंट की संजीवनी नाम की स्कीम के तहत। उसी में बहुत सारे गरीब पेशेंट्स की लिस्ट थी। ब्रेन डेड होने के बाद उसी लिस्ट से हॉस्पिटल वाले ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद जरूरतमंदों को ये ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर देते थे। मगर दोस्तों ये सिर्फ तो दिखावा था, क्योंकि एक्सीडेंट वाले दिन ही फॉरेन पेशेंट्स को भी एडमिट किया जाता था। हाँ, संजीवनी में जो लोग रजिस्टर्ड थे एक्चुअल में, उन लोगों को ऑर्गन्स ना देकर फॉरेन के पेशेंट्स को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। वहीं संजीवनी वालों को बकायदा हॉस्पिटल में एडमिट करके उन पे कुछ फालतू की सर्जरी परफॉर्म की जाती थी, जिससे उन्हें भी लगता था कि हाँ हमारी बॉडी में कुछ इलाज हुआ है, मगर ऐसा नहीं होता था। उनसे झूठ बोलकर उन्हें ये कह दिया जाता था कि अब आप सही हो, आप पे जो भी नए ऑर्गन्स लगने थे लग गया। इसीलिए तो दोस्तों रेणुका का जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था उसके बाद भी वो मर गई, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। जोसेफ ने रेणुका के केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स कोर्ट में जमा करवा दी थी कि उससे तो ये कहा गया उस समय कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया। उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी रखा जाता था दोस्तों, जिनके साथ धोखा होता था जिन गरीबों के साथ, और झूठ मूठ की सर्जरी और दवाइयां चलती रहती थी। और ऐसा होने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि जब भी कोई एक्सीडेंट वाला केस आता था हॉस्पिटल में, तो महीने भर भी उस हॉस्पिटल में भर्ती जो लोग थे उनसे 1 लाख से ज्यादा की कमाई नहीं हो पाती थी। लेकिन जब फॉरेन के जरूरतमंदों को ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जाते थे तो उनको 1 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई हो जाती थी। यही सच्चाई जानने के बाद तो जोसेफ खुद का हाथ काट लिया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था ताकि अंदर कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, सब परख सके। साथ ही उसने देखा कि हॉस्पिटल के डेटा में एक फॉरेन पेशेंट को AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप के ऑर्गन्स चाहिए और जोसेफ का भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव ही था, इसलिए उसने जानबूझकर हाथ काटा और अपने दोस्तों की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। सबसे पहले तो हॉस्पिटल वाले ब्लड ग्रुप ही चेक करते हैं, जिससे उनके नजर में जोसेफ आ गया कि ये बंदा AB नेगेटिव है। फिर कुछ दिनों तक उन्होंने जोसेफ के दिनचर्या पे नजर रखा और उन्हें पता चल गया कि जोसेफ डेली चर्च जाता है। फिर क्या था, उन्होंने जीप से एक्सीडेंट करवाया जिसमें उसको बहुत ही हल्की फुल्की चोट लगी थी। लोग जमा हुए और ये केस बन गया एक्सीडेंट का। वो कार वाले कपल आए जिन्होंने अच्छे सिटीजन होने का दिखावा करके जोसेफ को कार से हॉस्पिटल पहुंचाया, पर रास्ते में ही उन्होंने एक हथौड़े से उसके सर के पीछे हमला कर दिया, जिससे उसका ब्रेन हो गया डैमेज। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई कैमरा में, जिसे जोसेफ ने एक रात पहले लगा दिया था। इसके बाद तो दोस्तों हॉस्पिटल वालों ने जोसेफ के साथ भी वही किया जो उन्होंने जेनी और स्टेला के साथ किया था। ब्रेन डेड के नाम पे ऑर्गन डोनेशन के लिए उसको एलिजिबल बनाया और फिर उसकी मौत हो गई। कोर्ट में सारे प्रूफ्स पेश हो गए। इसके बाद जज को भी बड़ी हैरानी होती है कि इस बंदे में कितना जिगरा था कि उसने सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए अपनी जान दे दी। अगर जोसेफ ने खुद पे ये आजमाइश नहीं की होती तो लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में हॉस्पिटल वाले केस दर्ज होने के बाद भी बच निकल जाते। मगर अब सब कुछ सामने था, इसलिए जज ऑर्डर देते हैं CBI को कि हॉस्पिटल वालों को पकड़कर यहाँ लेकर आओ कोर्ट में। इसके बाद दोस्तों हम जोसेफ का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ उसके दोस्त मरने के बाद भी उसकी मूंछों को ताव देकर ऊपर कर देते हैं, जैसे वो हमेशा क्या करता था। फिर जोसेफ को भारी दिल से सभी अलविदा कहते हैं। उसकी बॉडी को दफना दिया जाता है। जोसेफ को फिर सरकार सम्मानित भी करती है मेडल देकर कि उसने इतना बड़ा बलिदान दिया। अब जोसेफ की फैमिली में तो कोई है नहीं मेडल लेने के लिए, तो पीटर जाता है, जो कि हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था कि पीटर को मेडल मिला, जिससे वो कोई खास खुश नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इस मेडल का असली हकदार मैं नहीं हूँ बल्कि जोसेफ है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।